इससे पहले वाले लेक्चर में जनरली हम प्रोकार्योटिक को पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब आते हैं यूकैरियोटिक के बारे में, ध्यान दीजिएगा। यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक में हम जानते हैं कि मोनेडा के अलावा जितना भी होते हैं सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो ऑल द प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है। तो इसको याद करना नहीं है। अब आते हैं कि यूकैरियोटिक में हम बताए थे कि इसमें क्या होता है, कंपार्टमेंट, यानी इस पर हर एक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, मतलब हर एक का अपना अपना मेम्ब्रेन होता है। तो बोल रहा है उसका एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट होता है, यानी हर एक का अपना घर होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है। यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब पहले से पढ़ चुके हैं। लिखा है कि यूकैरियोटिक सेल है वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। ये तो ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जब पढ़िएगा वहाँ पे सेंट्रियोल होता है। इसे बताया था कि केवल यूकैरियोटिक में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। देयर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोजोम, इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पूरा प्रॉपर डेवलप होता है। ये सब बेसिक बात है, ठीक है। बोल रहा है कि जितना भी यूकैरियोटिक सेल है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, प्लांट हो या एनिमल्स हो, डिफरेंट। प्लांट के पास सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो कि एनिमल्स में नहीं होते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्लांट में क्या होते हैं, तो सबको पता है प्लास्टिड होते हैं, सेल वॉल होते हैं सेलुलोज का, लेकिन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। यह फेमस भी बहुत अच्छा बात है कि यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, ठीक है। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है। ऑन द अदर हैंड्स एनिमल के पास क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में ऑब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल भी क्या होता है, विदाउट सेल वॉल होता है, ठीक है, या उसी को बोलते हैं सेंट्रोसोम भी आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, ये क्वेश्चन यहाँ से नीट में आ चुका है। अब आते हैं यहाँ सिंपल दिया है, फिगर में ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए प्लांट का फिगर है, पहचान दीजिएगा कि प्लांट का फिगर है, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स है, ठीक है, और सब कॉमन रहता है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। अब आते हैं, लिखा है पहला दिया है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या बोलता है कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कब पता लगा हमको, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज दिया गया 1950 में। ये पहला पहला में क्वेश्चन दिया है कि जितना भी हमारे जो गोल्जी बॉडी लाइसोसोम में सबका हमको डिटेल्स देखने को मिला वो सब 1950 के बाद मिला, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज दिया गया था। तो लिखा है ना कि सेल मेम्ब्रेन का केमिकली स्टडी किया गया था, मतलब केमिकल स्टडी ऑन सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली किस पे, आरबीसी पे। साइंटिस्ट डिड्यूस पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब आरबीसी को देखकर ये बता दिए साइंटिस्ट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बोल रहा है यहाँ ध्यान देना है कि जो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन होते हैं, लिपिड और प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन में मेनली लिपिड और प्रोटीन बोलता है। ओविल लिपिड बाई लेयर होता है, मतलब लिपिड होता है क्या, अपर लेयर, बिलो लेयर, ये दोनों क्या है, लिपिड का होता है, एवी लिपिड, एपी लिपिड। और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन ना घूमते रहता है। तो क्या बोला कि बाई लेयर लिपिड होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन घूमते रहता है। तो लिखा है कि प्रोटीन और लिपिड होते हैं। मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड, जो भी लिपिड होता है फॉस्फो टाइप का लिपिड है, और वो अरेंज होता है बाई लेयर। लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड आउटर साइड ऑफ द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर साइड। मतलब इसे यहाँ देखिएगा ना, तो क्या हाँ बोला यहाँ पे कि जैसे ये मेम्ब्रेन है मान लीजिए, तो ऐसा मेम्ब्रेन दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा करके दिखता है, बाहर से प्रॉपर दिखेगा। यहाँ देखिए, तो इसको हम बोलते हैं हेड, और इसके बगल में दो, हर एक हेड का दो टेल, हर एक होद का दो टेल। तो बोलता है ना कि इसको हम बोलते हैं पोलर हेड, जो पानी से क्या होते हैं, पानी से डरते नहीं हैं, यानी पानी से डरते नहीं हैं, यानी हाइड्रोफिलिक है। यहाँ भी पानी से नहीं डरते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक है। लेकिन जो टेल है ना, टेल पानी से डरते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। इसीलिए टेल को अंदर रखा जाता है और इसी के अंदर प्रोटीन मूव करता है। तो पोलर हेड आउटर साइड और नॉन पोलर टेल अंदर, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और सभी क्या होते हैं, सेचुरेटेड, यानी उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ना कि डबल बॉन्ड। तो लिखा है यहाँ पे कि लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन, पोलर हेड बाहर में, हाइड्रोफोबिक टेल जो टेल डरता है वो इनर में। इसका मतलब ये इंश्योर कर रहा है कि नॉन पोलर टेल, जो अगर पोलर हेड है तो टेल क्या है, नॉन पोलर,
ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ क्वेश्चन पूछता है, देता है अनसेचुरेटेड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे जो तेल जो अंदर था वो तो नॉन पोलर था और ये क्या था, पोलर था, और ये पानी से डरता नहीं था यानी हाइड्रोफिलिक था, ये हाइड्रोफोबिक था। तो ये अंतर क्यों है, क्योंकि पानी से बचना है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नॉट की हाइड्रो यानी सिंगल बॉन्ड इसमें होते हैं। अब आगे आते हैं, ठीक है। अब आगे दिया यहाँ पे कि इन एडिशन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेंट क्लोरोप्लास्ट, यानी सॉरी कोलेस्ट्रॉल, तो यानी लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, और कोलेस्ट्रॉल भी होता है सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन अधिकतर में क्या होते हैं, मेनली लिखा है यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पॉजिट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यानी आप क्या पढ़े, प्रोटीन पढ़े, लिपिड पढ़े, फिर से क्या पढ़ दिए, कोलेस्ट्रॉल पढ़ दिए, और फिर से कार्बोहाइड्रेट पढ़ दिए। तो ऑप्शन जब आए तो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल सभी होते हैं, लेकिन मेनली होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन होते हैं कितना, 52%, और लिपिड कितना होते हैं, तो 40%, ठीक है। और जो बच गया वो कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट हैं। ये बहुत बार रिपीट किया है तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। क्या बोला है कि रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड वेरी करता है, सेल टाइप अलग अलग सेल में अलग अलग होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग के आरबीसी में कितना होता है, 50% प्रोटीन और 40% लिपिड, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी होंगे और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी होंगे। और बोला है डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी निकालने के बेसिस पे हम मेम्ब्रेन प्रोटीन को दो पार्ट में, एक अंदर वाले एक बाहर वाले, यानी इंटीग्रल और बाहर वाले, किसके बेसिस पे, किस तरह निकाल रहे हैं। और अंदर से निकालेंगे तो इंटीग्रल प्रोटीन, और बाहर से निकालेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल या पेरिफेरल प्रोटीन। तो ध्यान रखिएगा, पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पर होंगे, और इंटीग्रल जो पार्शियली या टोटली बॉरीड इन द मेम्ब्रेन, यानी पेरिफेरल जो बाहर रहेंगे, और ये क्या बोलते हैं, इंटीग्रल जो अंदर रहेंगे या थोड़ा सा बाहर रहेंगे। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा। और किसके बेसिस पे, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। यहाँ जो टेस्ट में आ चुका है कि यहाँ पे देखिएगा ये सब क्या है, ये सब पोलर हेड है, और देखिए हर एक से दो निकला हुआ टेल। तो पहली बात ये बाहर से हो गया लिपिड का हेड, टेल हो गया। और बोला इसके अंदर ना इंटीग्रल प्रोटीन, अगर प्रोटीन अंदर है तो इंटीग्रल प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पर हो गया ये सब पेरिफेरल प्रोटीन, और इससे जुड़ता है शुगर, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और एक क्या है, दोनों लिपिड को बोल दिया है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और लास्ट बच के यहाँ पे कहीं कहीं रहता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये बेसिक बात है, किसका फिगर है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या बोले थे कि जो दो लेयर के फॉस्फोलिपिड है ना, उसके अंदर प्रोटीन मूवमेंट करता है। ये फिगर देख लीजिएगा, फिगर पूछ चुका है क्वेश्चन, इसका फिगर कौन था, ये इसके बारे में दिया गया था टेस्ट में। आगे आते हैं। अब बोला यहाँ पे कि सिंगर और निकोलसन जो सिंगर थे 1972 में पहली बार फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिए थे, किसके लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए। और उनके अनुसार क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ फ्लूइड, है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ फ्लूइड, ये थोड़ा ध्यान रखिए, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। कौन बताए थे, सिंगर और निकोलसन। ये बताए थे कि लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, जो मूवमेंट प्रोटीन लेटरल होता है विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, वही बात हम बोले हैं कि लिपिड बाहर है और अंदर में क्या है, प्रोटीन मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोल दिए, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द सेल मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूडिटी, यानी वो किस बेसिस पे मूव करता है, उसका फ्लूडिटी नेचर क्या है। यानी जो क्वासी फ्लूइड नेचर है ना, ये क्या होता है, जेल लाइक होता है, तो वो कितना मूव कर रहा है, उसका फ्लूडिटी क्या है, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है कि ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक तो यहाँ पे लिटरल मूवमेंट के लिए हो गया, दूसरा ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो C² सेफी, C² सेफी। C मतलब सेल ग्रोथ सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ सेल डिवीजन, S मतलब सेक्रीशन, E मतलब इंडोसाइटोसिस, और F मतलब फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का और सारे फंक्शन हैं। तो क्या बोल दिया हम, C² सेफी, ध्यान रखिएगा, सब ठीक है, और यहाँ पे गलती नहीं होता है। अब आते हैं, जब इसको पूरा पढ़िएगा ना तो बोलता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, किसी को एंट्री ऐसा नहीं कि किसी को दे दिया, ठीक है। तो बोलता है ना
कि इसमें अगर एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में एनर्जी नहीं लगता है, यानी हाई से लो, लेकिन एक्टिव में लो से हाई। ध्यान रखिएगा, जैसे हम कहीं ओवरब्रिज से उतर रहे हैं यानी हाई से लो तो पैसिव हो जाएगा, कोई एनर्जी नहीं, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें एनर्जी लगेगा, इसमें एनर्जी नहीं लगेगा। तो जो पैसिव है ना, तो पैसिव में आपको दिखेगा होता है एक्चुअली ये यहाँ पर हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब हो जाएगा। और इसमें एक्टिव, तो ध्यान रखिएगा अगर न्यूट्रल सॉलिड पास करे, यहाँ देखिए बस इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रल सॉलिड पास करे तो सिंपल डिफ्यूजन, अगर वाटर पास करता है तो क्या बोलते हैं उसको ऑस्मोसिस, और पोलर मॉलिक्यूल पास करते हैं जिसमें कुछ कैरियर प्रोटीन लगते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पोलर मॉलिक्यूल का हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और लास्ट में हो गया कि अगर एटीपी की जरूरत पड़ा है यानी हम लो से हाई जाएंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी क्या हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स, और क्या होता है ऑस्मोसिस में वाटर, और एक्टिव में आयंस हो गया या न्यूट्रिएंट हो गया। आयंस या न्यूट्रिएंट देखिए यहाँ पे दिया है फ्यू आयंस या मॉलिक्यूल्स, यानी ध्यान रखिए 4 बात है, इसको अलग से याद कर लीजिएगा कि न्यूट्रल मतलब सिंपल, और पोलर मतलब फैसिलिटेटेड, और वाटर मतलब ऑस्मोसिस यानी सॉल्वेंट पार्टिकल, और एक जब भी आयन दे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आते हैं, यहाँ दिया है कि नॉन लिविंग रिजिड, देखिए ये सेल वाल क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा बात है, यहाँ पे बहुत मतलब नॉर्मल लगता है कि हाँ ये सेल वाल क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। कॉल्ड सेल वाल फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो होते हैं उसको बोलते हैं सेल वाल, और ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। और बोलता है ना कि सेल वाल वो नॉट ओनली गिव शेप ऑफ द सेल, या इसका फंक्शन पूछता है कि सेल वाल क्या करता है, तो वहाँ बताया था सेल वाल का 3 काम। सेल वाल एक तो पहले शेप ऑफ काम करता है, दूसरा प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस, और तीसरा कि वहाँ अपने से मतलब ब्रस्ट करने से रोकता है। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है मैकेनिकल डैमेज, वहाँ पे दिया था, तो पहला काम हो गया। दूसरा हेल्प टू सेल इंटरेक्शन, तीसरी बात। चौथा एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल, यानी एक बैरियर है कि कोई भी जो हम चाहते हैं वही आए, न कि बाहर आए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 बात यहाँ पर, एक बात वहाँ पर दिया था ब्रस्टिंग वाला था। 5 बात किसका हो गया, सेल का, ध्यान रखिएगा। ऑलगी जो प्लांट है उसका तो सेलुलोज से बना होगा सेल वाल, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज और मिनरल्स लाइक कैल्शियम का पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इस ऑलगी का है। और बोल रहा है कि इन अदर वर्ड्स सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ये सब क्या है, प्लांट का है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बोल रहा है प्लांट और फंजाई का हो गया। अब बोल रहा प्लांट्स और ऑलगी का हो गया ख़त्म। अब बोल रहा है कि सेल वाल जब यंग रहता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी वाल, इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जब ग्रेजुअली डिमिनिश्ड करता है, जब सेल मेच्योर होता है, एंड सेकेंडरी वाल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड या टुवार्ड द मेम्ब्रेन। ये लाइन देखिएगा, ये बहुत अच्छा लाइन है। बोला है कि जब शुरू में जो सेल होता है यंग रहता है उसको बोलते हैं प्राइमरी वाल, और जैसे ही प्राइमरी वाल सेल जो डैमेज होता है, बढ़ाता है, तो होता है सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी उसी के साइड यानी इनर साइड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल पहले था, तो अगर ये सेल में चियो करेगा तो ये बाहर आएगा, और इसके अंदर क्या है बनेगा, सेकेंडरी सेल वाल। तो सेकेंडरी सेल वाल बनेगा टुवार्ड द मेम्ब्रेन, टुवार्ड्स मेम्ब्रेन, ध्यान रखिएगा, मेम्ब्रेन के टुवार्ड्स बनेगा, और इनर साइड। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो सेकेंडरी वाल है वो इनर बनेगा और टुवार्ड द मेम्ब्रेन बनेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कभी भी ध्यान रखिएगा कि IIT में यहाँ पे हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेम ही याद रखिएगा कि क्या होता है, सेकेंडरी होता है वो इनर साइड होता है, और टुवार्ड्स मेम्ब्रेन के टुवार्ड्स होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आउटसाइड कर देगा गलती हो जाएगा। अब आते हैं मिडिल लेमला, क्या होता है, मिडिल लेमला मेनली क्या होता है, कैल्शियम पेक्टेट के बन में होता है, बहुत बार पूछ चुका है, जो क्या कहते हैं 2 डिफरेंट सेल को साथ रखते हैं। मिडिल लेमला 2 डिफरेंट सेल को सांस रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोलता है कि सेल वाल और मिडिल लेमला ट्रांसवर्स बाई, और सेल वाल और मिडिल लेमला प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शंस होते हैं विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो
प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्म कवर कर रहे हैं और मिडिल लेमेला 2 सेल वाल को, ठीक है, यानी 2 नेबरिंग सेल को। अब बोलता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या कहते हैं? वैसा सिस्टम जिसका मान लीजिए यहाँ पे एक सिस्टम में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 का काम एकदम प्रॉपर हो कि आप एक काम कीजिएगा तो दूसरा हम काम करेंगे, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो, उसको बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बेसिक बात है, लिखा है कि यहाँ जो पढ़िएगा ना, लिखा है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। बस यही इंपॉर्टेंट बात है, उसका फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। अब बोल रहा है कि कौन कौन होते हैं, तो इसमें आ जाएगा ईआर हो जाएगा, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। इंपॉर्टेंट बात है कि गर्ल भी है, गर्ल भी है, मतलब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है? गर्ल भी है, गर्ल भी। गोल्जी बॉडी क्या बोलते हैं यहाँ पे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गर्ल भी है। ऐसे याद करते हैं, GERL, गर्ल भी है, गर्ल भी है। इसका जो बच गया यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है और पेरोक्सिसोम है, ठीक है, PCM हो गया। PCM हो गया किस में? नॉन इंडो मेम्ब्रेन में। इसका मतलब ये ये क्वेश्चन बहुत बार, मतलब ये नीट का फेवरेट टॉपिक है, इसमें ये क्वेश्चन आता ही है। तो जब भी आपको इसके बारे में अब कोई बोले इंडो मेम्ब्रेन, तो आपको यही बोलना चाहिए इंडो मेम्ब्रेन, इसमें जो भी लोग होते हैं उनका फंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होते हैं? तो एक होते हैं जो इंडो मेम्ब्रेन, वो गर्ल होते हैं, GERL, गर्ल भी होते हैं, और जो बच गया वो PCM होते हैं, ठीक है। अब इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाहर कुछ बात है ही नहीं। अब आगे आते हैं। अब बोला यहाँ पे कि इंडो मेम्ब्रेन रेटिकुलम, इंडो मेम्ब्रेन यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बोलता है ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, क्योंकि हर एक का हम जब भी माइक्रोस्कोप खोजा गया उसके बाद ही हमको ये सब पता लगा। तो बोलता है ना, ये नेटवर्क या धागा या रेटिकुलम टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में ऐसा ही घूम रहा था, कौन? नेटवर्क या रेटिकुलम, धागा टाइप के, उसको बोलते हैं ER, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये लाइन देखिएगा, बोलता है कि ER डिवाइड इंट्रासेलुलर। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है नॉट की एक्स्ट्रा, इंट्रासेलुलरली यानी I और E। ध्यान रखिएगा, E से जैसे पूछेगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करना है, E मतलब इंट्रासेलुलर, तो इंट्रा नॉ की एक्स्ट्रा यहाँ पे। तो ये 2 पार्ट में, एक तो होते हैं ल्यूमिनल यानी ER ना, 2 पार्ट में, ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ल्यूमिनल बोल देगा, क्या बोल दिया? इनसाइड ही, इनसाइड ER, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। ये दोनों बात यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है साइटो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्या बोला है कि इसके पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर है। तो फिगर आप समझिए, पोर है और न्यूक्लियस का पोर, यहाँ तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ बोला जो पूरा दना है राइबोसोम है, और जिसमें राइबोसोम बगल में है उसको बोलते हैं ER, तो यहाँ पे कुछ और लगता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसा ER जिसपे राइबोसोम जुड़ा हो, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस फिगर में कभी नहीं भूलिएगा कि एक तो पहले न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बगल में क्या है? पोर है, और इसमें रफ है, इसमें स्मूथ है, जो बच गया राइबोसोम है, ध्यान रखिएगा। तो कौन है? ER डिवाइड किया इंट्रासेलुलर 2 पार्ट में, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक होता है इनसाइड ER, एक होता है आउटसाइड यानी साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि राइबोसोम अटैच टू आउटर सरफेस, ठीक है। तो वहीं बोला है कि रफ क्यों बोलते हैं और स्मूथ क्यों बोलते हैं। मतलब अगर ER के बगल में राइबोसोम होगा तो रफ, और नहीं होगा तो स्मूथ, ये बात जानते ही हैं। वही बात को यहाँ पर पूरा रिपीट किया है, देख लीजिएगा। अब आता है, आज इसमें राइबोसोम होगा वो प्रोटीन बनाएगा, आज इसमें नहीं होगा वो लिपिड बनाएगा, लिपिड या स्टेरॉइड बनाएगा। बस इतना ही बात है। लिखा है रफ जो प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन का प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रेशन करेगा, दे एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये ध्यान रखिएगा कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक होता है वो क्या होता है? एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लाइन पूछेगा एक्सटेंसिव और कंटिन्यूअस, वहाँ क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस नहीं। रफ क्या होता है? एक्सटेंसिव और कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन। और स्मूथ क्या होता है? लिपिड बनाता है, और एनिमल में क्या बनाता है? स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये फिगर दिया है किसका? ये फिगर दिया है गोल्जी बॉडी का, गोल्जी अपरेटस का, इसमें कुछ नहीं दिया है, गोल्जी अपरेटस का दिया है। तो बोलता है ना 1898 में पहली बार डेंसली स्टेन, जब प्रॉपर स्टेन किया गया था
तो नियर द न्यूक्लियस हमको मिला, नियर द न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी कहाँ है? न्यूक्लियस के नज़दीक में ही है। उसको नियम दिया गया गोल्जी बॉडी, मतलब गोल्जी साहब खोजे थे, कोएमेलियो गोल्जी खोजे थे, ध्यान रखिएगा। अब बोलो ना इसके पास ना बहुत सारा फ्लैट, ये फ्लैट है ना, फ्लैट पैरेलल डिस्क लाइक सिस्टम ने लिखा है कि मेनी फ्लैट डिस्क शेप सिस्टम ने 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर इसका इसमें बस एक ही बात दिया है कि 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर बहुत सारे डिस्क शेप सिस्टर्ने हैं, डिस्क शेप सिस्टर्नी, ध्यान रखिएगा, जो पैरेलली मूव करते हैं। आपको सिंपल मेनी पैरेलली डिस्क शेप सिस्टर्ने हैं जो नियर द न्यूक्लियस है, जिसका डायमीटर कितना होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। यहाँ से हो गया। और बोल रहा है ना कि नंबर जो सिस्टर्ने का है ना, ये जो नंबर वेरी करता है कि कितना अलग अलग। द गोल्जी सिस्टर्ने कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, यानी जो भी है ना इसे अरेंज है तो इसका सेंटर ऐसे ही है ना, तो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज है। और जो न्यूक्लियस के नज़दीक है वो कैसा है? कन्वेक्स है, सीस फॉर्म या फॉर्मिंग फेस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो नियर द न्यूक्लियस है, देखिए नियर द न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नियर द न्यूक्लियस। तो जो नियर द न्यूक्लियस है वहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि एक होता है कॉन्वेक्स वेक्स हो गया, फॉर्मिंग फेस हो गया और सीस फेस हो गया। सीस, फॉर्मिंग, कॉन्वेक्स, नियर द न्यूक्लियस, ये 4 लाइन याद कीजिएगा। और उसका उल्टा कर दीजिएगा, ट्रांस फेज और मैच्योर फेज, मैच्योर और ट्रांस फेज, कॉनकेव, ट्रांस, मैच्योर, सीस, फॉर्मिंग और सीस फेज, फॉर्मिंग फेज और कॉन्वेक्स फेज, ये सब ध्यान दीजिएगा। दोनों हो गया। अब बोला है कि सीस और ट्रांस फेस ऑर्गेनल्स इंटायरली डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन जुड़े होते हैं, इंटर कनेक्टेड, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब बोल रहा है यहाँ पे कि गोल्जी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? परफॉर्म करते हैं पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर इंटरसेलुलर टारगेट या सेक्रेटेड आउटसाइड। यानी मान लीजिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री में डाल दिए तो इसको या तो अंदर भेजेगा या तो बाहर भेजेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये पैकिंग करता है, कोई भी सामान डाले उसको पैकिंग करता है, क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, यहाँ तक। अब बोल रहा है कि मटेरियल टू बी पैक इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, यानी बैग के रूप में पैक कर लेगा। ईयर फ्यूज जो भी मतलब ईयर से जो भी कुछ बना है, ईयर कहाँ जाएगा? सीस फेज में। सीस फेज में यहाँ से पैकिंग होकर ट्रांस फेज से बाहर निकल जाएगा, यानी सीस फेज में आएगा, ट्रांस फेज से बाहर निकल जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि सीस फेज से आएगा और ट्रांस फेज से भाग जाएगा। तो लिखा है गोल्जी ऑपरेटर मूव टुवर्ड्स मैच्योरिंग फेज एंड ट्रांस फेज। वाई द गोल्जी ऑपरेटर्स रिमेन्स क्लोज एसोसिएशन द इंडोप्लाज्मिक, बोल रहा है कि जो गोल्जी बॉडी है वो ईयर से क्यों जुड़े रहते हैं? तो लिखा है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटीन synthesis of ribosome on the endoplasmic reticulum modify into cistern of Golgi body before they are released from the transphase। बोल रहा है कि ट्रांसफेज से निकलने से पहले बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोल्जी ऑपरेटर्स ग्लाइकोसाइलेशन और मतलब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि किसका इंपॉर्टेंट काम है कि फॉर्मेशन ऑफ लिपिड और प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा। और लाइसोसोम है तो लाइसोसोम पता ही है कि ये सब इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि इसमें सब कुछ होता है, किसी को भी डाइजेस्ट करता है। तो लिखा है ये सब क्या है, लिखा है कि पैकेजिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन गोल्जी बॉडी, कहीं ना कहीं गोल्जी बॉडी से ही बना है। और लिखा है कि लाइसोसोम में क्या होता है, वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जब आप पढ़े थे बायोमोलिक्यूल में कि डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, तो यहाँ पे हाइड्रोलेज क्वेश्चन था। हाइड्रोलेज कहाँ से? लाइसोसोमल, जो लाइसोसोमल का एंजाइम है वो किस टाइप का एंजाइम है, तो हाइड्रोलेज है। ये इंपॉर्टेंट बात बताया गया था। तो सब कुछ जितना भी एंजाइम है तोड़ता है, क्योंकि हाईली एसिडिक पीएच पे काम करता है और ये क्या होता है, डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है किसी को भी। ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे आते हैं, अब होता है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जब पढ़िएगा, वैक्यूल्स में क्या बोला है कि ये भी मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी अदर मटेरियल स्टोर होते हैं। वैक्यूल्स में सब कुछ स्टोर होते हैं जो हमारे सेल के लिए अभी ज़रूरी नहीं है। अभी वैक्यूल्स क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। पूछ चुका है क्वेश्चन, वैक्यूल्स का जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और प्लांट्स वैक्यूल्स ऑक्यूपाई 90% द वॉल्यूम, यानी प्लांट में इतना बड़ा होता है ना वैक्यूल्स कि उसका 90% स्पेस क्या होता है, वैक्यूल्स कवर करता है। हम बताए ना लार्ज सेंटर वैक्यूल, तो कितना, तो 90% या 90%। अब बोल रहा है कि
कि इन द प्लांट टोनोप्लास्ट जो कवरिंग है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन के लिए या अदर मटेरियल के लिए अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, देखिए क्या होता है यहाँ वैक्यूल्स है, इसका मेम्ब्रेन क्या है टोनोप्लास्ट है। तो बोलता है ना कि इसके अंदर लिखा है ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल्स, मतलब इसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और बाहर कम है। तो बाहर से अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा एटीपी की मदद से। तो वहाँ पर बोलते हैं कि बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मदद जाएगा, यानी इसमें कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, और अंदर तो स्टोर करना है, तो जब स्टोर करना है तो बाहर से जाने के लिए हमको एटीपी देना पड़ेगा, तो सिंपल डिवीजन ना होगा, होगा ये हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बोल रहा है कि अमीबा कैसा होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए जिम्मेदार होता है, और बहुत सारे सेल में जैसा कि प्रोटोसिस्टम में फूड वैक्यूल्स होता है जो फूड को एग्रीकल्चर करता है। तो अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और बहुत सारे प्रोटिस्टा यानी सेल में फूड वैक्यूल्स। अब आते हैं यहाँ बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बिना स्टेन किए नहीं देख सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, लिखा है ना अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब इसको हम कोई डाई डालेंगे, डाई मतलब कलर डालेंगे जिसका नाम है जेनस ग्रीन, इसको बोलते हैं जानू ग्रीन। जानू के साथ अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जानू डाल देंगे तो वहाँ से क्या करेगा वो तब दिखेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो नंबर होता है ना, नंबर इसका जो नंबर होता है वो डिपेंड, इसका नंबर किसी में एक से अधिक हो सकते हैं। तो बोलता है ना इसका फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है, मतलब उसको कितना एनर्जी चाहिए, फिजियोलॉजी के ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। लिखा है कि शेप और साइज वेरी करता है, ध्यान रखिएगा। बोलता है ना सॉस या सिलेंडर शेप होता है, सॉस या सिलेंडर शेप। इसका डायमीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5, और लंबाई होता है 1 से 4.1। ध्यान रखिएगा डायमीटर और लंबाई, अभी तक मात्र हम एक में दिया है डायमीटर, किस में गोल्जी बॉडी में, और इसमें डायमीटर प्लस लंबाई। तो जब भी याद करें एक में डायमीटर, इसमें डायमीटर प्लस लंबाई। वहाँ डायमीटर था 0.2 से 1, यहाँ पे कितना है 0.2, वहाँ पे था क्या होता है वहाँ पे था 0.5 से 1, यहाँ पे आता है 0.2 से 1, लेकिन एवरेज यहाँ भी क्या है 0.5 है, और लेकिन लंबाई कितना है 1 से 4.1। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। अब बोल रहा है कि ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन, पता है कि देखिए डबल मेम्ब्रेन पूछता है ना, ध्यान रखिएगा। तो एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीन याद रखिएगा, डबल मेम्ब्रेन, अधिकतर सिंगल मेम्ब्रेन, जितना भी आप गर्ल भी पढ़े हैं सभी क्या है सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। और राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन। इसको अलग से याद कर लीजिएगा, बेसिक हम बात कर दिए, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो फिगर कितनी बार रिपीट हो चुका है। इस फिगर में एक होता है इनर कंपार्टमेंट, एक होता है बाहर का। देखिए एक बाहर, यहाँ पे बाहर दिख रहा है और यहाँ पे अंदर दिख रहा है, तो पहले दो खत्म कीजिए, एक बाहर एक अंदर, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है ना कि जो इनर मेम्ब्रेन में ऐसे होता है ना इनफोल्डिंग, उसको बोलते हैं क्रिस्टे, और ये होता है मैट्रिक्स में तो हो गया, और इसके स्पेस को बोलते हैं इंटर, उसके जो बीच का स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में थोड़ा गलती कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टे में तो पता है कि हाँ ये जो फोल्डिंग है उसको बोलते हैं क्रिस्टे। तो लिखा है ना कि इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसका माइटोकॉन्ड्रिया का। अब यहाँ बोल रहा है कि जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड इनटू ल्यूमेन टू एक्वस इक्विवेलेंट, यानी आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट बता चुका है। तो इनर कंपार्टमेंट ना जिसमें क्या होता है मैट्रिक्स होता है, जो पूछ चुका है डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस। ये दो बात ध्यान रखिएगा, जो भी मैट्रिक्स है वो कैसा होता है डेंस होता है और होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, हेट्रोजीनियस नहीं, और डेंस होमोजीनियस, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस बॉन्डिंग होता है, लिमिटिंग बॉन्डिंग होता है ऑर्गेनल्स, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस नहीं कंटिन्यूअस, और इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग हो गया उसको बोलते हैं क्रिस्टा, जो टुवार्ड द मैट्रिक्स थे। क्रिस्टा क्यों हुआ, क्योंकि सरफेस जाकर इंक्रीज किया, क्वेश्चन पूछ चुका है। टू मेम्ब्रेन हैव ऑन स्पेसिफिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, मतलब इसके पास खुद का अपना एंजाइम होता है, पता ही है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है एरोबिक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। आगे आते हैं, ये एनर्जी देता है, इससे होता है पावर हाउस ऑफ सेल। मैट्रिक्स में जो था, मैट्रिक्स में क्या होते हैं तो सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कुछ आरएनए, राइबोसोम, कौन सा है 70S, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए वो। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे इस पूरे पैराग्राफ का अगर कोई बात बोले तो कौन हो गया इम्पॉर्टेंट बात है, तो
कौन कौन हो गया मैट्रिक्स में? सिंगल सर्कुलर डीएनए, कुछ आरएनए, राइबोसोम और 70S और साथ में प्रोटीन और इसके अलावा बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है फ्यूजन से। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पे करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ तक वीडियो को देखिए, पर अंत तक देखिए, जो भी ट्रिक बताएं वो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और उसको ऐसे प्रीवियस बनाइए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो, जो भी ट्रिक चाहिए वो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।